नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हम योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 68वां सेशन है। हम अध्याय 3 विभूति पाद पर पढ़ रहे हैं और आज आप सभी को का हम स्वागत करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पेंसिल्वेनिया राज्य से, जहां अभी सुबह की 7 बज रही है। दोस्तों, विभूति पाद में हमने अभी तक पढ़ा चैप्टर 3 में सूत्र 1 ने बताया चित्त का किसी भी एक स्थान पर ठहर जाना धारणा है। सूत्र दूसरे ने बताया कि जब उस जगह थोड़े लंबे समय तक चित्त ठहरता है तो उसी को ध्यान कहते हैं। सूत्र 3 ने बताया कि एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति स्वयं का स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है, केवल ध्येय मात्र बचता है, उसी को समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि जहां एक वस्तु पे लग जाए, एक विषय पे लग जाए, सूत्र 4 ने कहा उसी को संयम कहते हैं। सूत्र 5, 6, 7, 8 उसी संयम की मीमांसा कर में गए। उन्होंने बताया कैसे अंतरंग योग होता है और बहिरंग योग होता है। सूत्र 9, 10 और 11 ने संयम के मानसिक परिणामों के बारे में बताया कि कैसे संयम करने से मन में रूपांतरण होता है। सूत्र 13, 14, 15 ने बताया न केवल मन में, इस तरह के रूपांतरण समस्त भूतों में होते हैं, इंद्रियों में होते हैं। सूत्र 16 से इस प्रकार के संयम से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसके बारे में उल्लेख शुरू हुआ। इन तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है, सूत्र 16 ने बताया। 17 ने बताया शब्द, अर्थ और ज्ञान में संयम करने से समस्त प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सूत्र 18 ने बताया संस्कारों को साक्षात करने में, उनमें संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 19 ने बताया कि दूसरों की चित्त में अगर आप संयम करें, उनकी चित्त वृत्ति में संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 20 ने बोला कि चित्त का ज्ञान तो होता है और उसके चित्त की विषय वस्तु का अर्थ केवल वही व्यक्ति बता सकता है। सूत्र 21 ने किसी के शरीर के, अपने योगी जब अपने शरीर के रूप पे संयम करता है तो ग्राह्य शक्ति के रूप के अंतर ध्यान हो जाता है। सूत्र 22 ने बताया स उपक्रम और निर उपक्रम कर्मों में संयम करने से इवन मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 23 ने बताया कि ब्रह्म विहार में संयम करने से अमोघ बल प्राप्त होता है। और आज हम सूत्र 24 और 25 का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो चलिए आगे अब हम बात शुरू करें। हमने आखिरी सूत्र में जहां छोड़ा था आज वहीं से बात उठाएंगे। आखिरी सूत्र में हमने पढ़ा था कि अमोघ बल प्राप्त होता है ब्रह्म विहार से। अब इसी को और आगे बढ़ाते हुए सूत्र 24 में महर्षि पतंजलि कहते हैं बलेषु हस्ति बल आदीनी, हाथी आदि के बल में संयम करने से हाथी आदि के बल को प्राप्त किया जा सकता है, उसका बल प्राप्त होता है। अब उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली फिजिकल बल तक की बात की कि हाथी जैसा बल प्राप्त होगा यदि आप हाथी आदि में संयम करेंगे। तो यहां आदि का अर्थ है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ पावर में जब आप संयम करते हैं तो धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट की शक्ति आप तक पहुंचने लगती है। You become what you believe in it. You become what you believe in. आप जिस भी चीज में विश्वास करते हैं धीरे धीरे वो चीज आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में रूपांतरित होने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में बहुत ध्यान देने के लिए कहा गया कि आप किन चीजों का एक्सपोजर ले रहे हैं। आप टीवी पे क्या देख रहे हैं, आप इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या किन लोगों के साथ हैं। जिन भी चीजों में आप विश्वास रखेंगे वो चीजें आपके चरित्र में परिलक्षित होने लगेंगी। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम।
यदि हम जीवन में ऑब्स्टिकल्स को देखेंगे, तनाव को देखेंगे, तो हमारा पूरा जीवन एक ऑब्स्टिकल रेस बन जाएगा और उसके सबसे बड़े ऑब्स्टिकल हम खुद होंगे, क्योंकि हम तनाव को देख रहे हैं। एज दे से, यू हिट व्हाट यू सी। फॉर्मूला 1 रेस में जो चारों तरफ टायर्स और ये सब लगे होते हैं, तो वहां मास्टर्स या कोचेस बार बार ड्राइवर को कहते हैं, नेवर सी द ऑब्स्टिकल्स बिकॉज यू हिट व्हाट यू सी। आप उस बीच की येलो लाइन पे फोकस करो एंड यू विल फॉलो व्हाट यू सी। इसीलिए कहा जाता है अपने दोस्त और दुश्मनों को भी बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि जिनको भी आपने चुना है दुश्मनी के लिए भी, अव्वल तो कोई दुश्मन होना ही नहीं चाहिए, पर अगर आपने कोई बना ही लिया है या कोई बन ही गया है, बी वेरी थॉटफुल, क्योंकि आज नहीं तो कल आप उसी के स्तर पे गिरने वाले हैं। सो बी वेरी माइंडफुल। आप किन लोगों पे फोकस करते हैं? प्रेम या घृणा दोनों बराबर ताकतवर ऊर्जाएं हैं, बिल्कुल इक्वली पावरफुल। तो जिसको आप प्रेम करते हैं वो व्यक्ति भी आपके चरित्र में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, और जिससे अगर आप घृणा करते हैं, नापसंद करते हैं, वो भी फिर धीरे धीरे आपके चरित्र में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। दुनिया का इतिहास उन सब चीजों से भरा पड़ा है कि कई महान विचार शुरू हुए, किंतु उन विचारों को पालन करने वाले लोगों ने अन्य विचारों से घृणा करना शुरू की, और धीरे धीरे वो घृणा उनके कार्य में भी आने लगी और फिर वो स्वयं घृणित कार्य करने लगे। कई धर्म जो शांति के लिए स्थापित हुए, उन्होंने ही जगत में बड़ी अशांति फैलाई। इसीलिए महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि आप जिसमें संयम करना है, उस हाथी में करेंगे, हाथी का अमोघ बल आपको प्राप्त होगा। इसी तरह की एक कहानी अंगद की हुई करती थी। अंगद ने अपने जब पैर लंका में डटा दिए तो कोई उसके पैर को हिला न सका। इसी तरह की एक कहानी महाभारत में भी आती है। जब हनुमान जी एक वृद्ध बानर बन के अपनी पूंछ को जंगल में भीम के रास्ते पर रख देते हैं, तो भीम उस पूंछ को उठा नहीं पाता। ये वही सिद्धियां हैं कि आप हाथी के बल पे संयम करते हैं, और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो बल आपके अंदर आने लगता है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी इस तरह की एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी आती है। ये साइप्रस नामक एक आइलैंड की कहानी है, हमें बड़ी पसंद आती है। तो पिग्मेलियन नाम का एक मूर्तिकार था, वो उसकी कभी महिलाओं से रिलेशन अच्छे नहीं रह पाए, ट्यूनिंग नहीं बन पाई, तो बड़ा परेशान और दुखी रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे कि ही कैन गेट अलोंग वेल विथ वुमेन, क्योंकि कहीं ना कहीं अवरोध और मुश्किल होती ही थी। तो बड़ा दुखी था वो। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये परफेक्ट वुमन कहां मिलेगी जो बिल्कुल उसके अनुरूप होगी। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उसे तो नहीं मिली। तो उसने क्या किया, उसने अपनी कल्पना की महिला को खुद ही तराशना शुरू किया। उसने एक बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति बनाई, बहुत खूबसूरत सी। उस मूर्ति का नाम उसने रखा गालाथिया। गलाटिया जो थी, some people call it Galati or Galatia. So this Galati was so beautiful, इतनी खूबसूरत कि कोई कल्पना भी क्या करे, इतनी खूबसूरत उसने उसको बनाई। अब जब उसने इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई तो कुछ अजीब सा हुआ, वो खुद उस मूर्ति के प्रेम में पड़ गया। वो उसको सजीव समझने लगा, वो उसको सजीव मानने लगा। आके दिन भर की अपनी बातें उसे बताता, सुबह उसे गुड मॉर्निंग करता, गुड मॉर्निंग किस करता, उसे उसे हक करता, सब कुछ वैसा जैसे मानो वो उसके साथ ही रह रहा। पूरा दिन उसका उसी मूर्ति के आसपास गुथा रहता था। उसने पहले निर्णय लिया था कि उस सभी महिलाओं से दूर रहेगा, पर वो निर्णय भी अब उसने कहीं ताक पे रख दिया।
वो उस मूर्ति के साथ प्रेम में था। फूल लेके उसे जाता, गिफ्ट लेके उसके लिए जाता, उसके लिए गीत गाता, उसके चारों तरफ डांस करता टू प्लीज हर। तो उसका जीवन ऐसे बीतने लगा। इसी दौरान फेस्टिवल ऑफ लव आया ग्रीक में, और वहां एफ्रीडाइटी जो प्रेम की देवी है ग्रीक माइथोलॉजी में, उसका फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ लव। तो लोग परफ्यूम लगाते हैं, लाइट जलाते हैं, जस्ट टू अपीज द पर्सन हुम दे लव, दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस ऑफर करते हैं। तो वो भी गया उस उत्सव में, उसने भी सारे सेक्रीफाइसेस ऑफर किए, पर उसके मन में पूरे समय गलाटी ही थी, और आंखों में आंसू भर के उसने एफ्रोडाइटी से कामना की कि मुझे गलाटी दे दो, गिव इट टू मी, गिव हर टू मी। और उसने साइलेंटली जब ये मांगा, इतने सच्चे मन से उसने मांगा, और इतने समय तक हर क्षण उसने ये विश्वास किया कि वो जीवित है। उसने पूरी तरह से संयम किया एक मूर्ति में कि वो जीवित है। एक पल उसको मन में कभी कोई डाउट नहीं था उसके लिए। तो एफ्रोडाइटी भी बड़ी प्रभावित हुई उसकी इस ऑनेस्ट मांग को लेके। तो वो चुपचाप देखने गई कि कैसी मूर्ति है कि व्यक्ति इस कदर संयम कर पाया, धारणा ध्यान समाधि उसी मूर्ति में, खुद को खो बैठा, उसी में डूबा रहा। तो एफ्रोडाइटी ये देखकर शॉक्ड रह गई कि वो मूर्ति हूबहू एफ्रोडाइटी जैसी दिखती थी। Aphrodite was considered as the most beautiful woman ever lived. Goddess of love she was. तो वो खुद प्रभावित हो गई एफ्रोडाइटी ने, और एफ्रोडाइटी ने फिर उसे ब्लेस किया, पिग्मेलियन को, कि वो जीवित हो जाए। सो गलाटी केम अलाइव, वो जीवित हो गई। एंड देन दे हैव वेरी गुड टाइम आफ्टरवर्ड्स, बहुत अच्छा समय उन्होंने बिताया। सो किस तरह से क्रिएटर स्वयं अपने क्रिएशन पे मोहित होता है, जैसी कहानी भारतीय मैथोलॉजी में भी हमने पहले चर्चा की थी, जहां सतरूपा और ब्रह्मा जी की ऐसी कहानी आती है कि ब्रह्मा जी सतरूपा पे मोहित हो गए। बिल्कुल ऐसी ही कहानी यहां है, पिग्मेलियन गलाटी पे मोहित हो गया, क्रिएटर अपनी क्रिएशन पे मोहित हो गया, और फिर धीरे धीरे वो उसके लिए जीवंत हो गई। वो इट मेक सेंस फॉर देम। सो जब भी हम किसी भी चीज पे संयम करेंगे, वो चीज आपके लिए जीवित होने लगेगी, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो मटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल हो, क्योंकि आप इस कदर उस पर संयम करेंगे कि वो चीजें ही फिर आपके जीवन का आधार बन जाएंगी। भले वो कोई नार्कोटिक ड्रग्स हो, टीवी हो, मोबाइल फोन्स हो, या फिर कोई आध्यात्मिक चीज हो। पिग्मेलियन की कहानी ने यह बताया, पर यह बात यहां खत्म नहीं हुई। 1960 में रॉबर्ट रोसेंथल नाम के एक विद्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया। यह एक्सपेरिमेंट आप में से बहुत लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, कि किस तरह से जो महर्षि पतंजलि हजारों साल पहले बोल के गए, आज भी प्रयोगों में उसकी गूंज आपको महसूस होगी। ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है पिग्मेलियन इफेक्ट थ्योरी, पिग्मेलियन इफेक्ट। सो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, और गौर से सुनिएगा फिर आप हमें बताइएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। चूहों के पिंजरों में कुछ चूहों को के ऊपर लिख दिया, पिंजरे के ऊपर लिखा स्मार्ट रैट्स, बुद्धिमान चूहे, स्मार्ट चूहे, और कुछ पे लिख दिया डम चूहे। तो कुछ हो गए बुद्धिमान चूहे और कुछ हो गए डम चूहे। एंड देन ऐसे कई सारे चूहों को डिवाइड कर दिया, बुद्धिमान और डल, उनके पिंजरों पे लिख दिया। उसके बाद वो ये देख के कुछ समय बाद चौंक गए कि जो बुद्धिमान चूहे थे वो मेज में से गुजर के खाना जल्दी ढूंढ लेते थे, और जो डम चूहे थे उन्हें खाना ढूंढने में टाइम लगता था।
आप में से कोई चैट बॉक्स में बताना चाहेगा ऐसा कैसे हुआ? या आपके मन में कोई प्रश्न आता हो तो चैट बॉक्स में यू कैन राइट। बुद्धिमान चूहे वास्तव में बुद्धिमान निकले, डल चूहे वास्तव में डल निकले। सो क्या प्रश्न आता है आपके मन में? जब हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो हमारे मन में जो प्रश्न आया था वो ये था, चूहों को कैसे पता कि वो बुद्धिमान है और डल है? चलिए, आपने तो ऊपर लिख दिया कि ये बुद्धिमान चूहे हैं। यस, एग्जैक्टली। चूहों को कैसे पता कि ये बुद्धिमान चूहे हैं और ये डल चूहे हैं? तो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट, तो यहां एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये रहा, बुद्धिमान चूहे वास्तव में बुद्धिमान बन गए या थे या हो गए, और डल चूहे वास्तव में डल हो गए। ऐसे कैसे हुआ? इसको समझने के लिए फिर इन विद्वान ने इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किया। तो वो एक स्कूल में गए, स्कूल में सारे टीचर से बात की और कहा कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आईक्यू टेस्ट है, और आईक्यू टेस्ट से, बहुत वैलिडेटेड साइंटिफिक आईक्यू टेस्ट है, उससे हम आपके जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, उसमें आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे कि कौन से विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट हैं। उन्हें कहा गया इंटेलेक्चुअल बूमर्स। कौन से बहुत इंटेलेक्चुअल बूमर्स हैं और कौन से डल हैं विद्यार्थी। बड़ा नाम था इन प्रोफेसर का, बड़ी सम्मान था। फाइनली आईक्यू टेस्ट कंडक्ट हुआ, और आईक्यू टेस्ट कंडक्ट होने के बाद ये जो हम बताने जा रहे हैं शायद घर में आपके बच्चों के लिए उपयोगी हो, या आप स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ाते हो तो वहां उपयोगी हो, या आप किसी जगह नौकरी करते हैं तो वहां उपयोगी हो, या हर जगह उपयोगी हो सकता है। तो फाइनली हुआ ये कि जब रिजल्ट आया टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद इन प्रोफेसर ने कुछ आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स को बताया, ये इंटेलेक्चुअल बूमर्स हैं आपकी क्लास के, बेहतरीन स्टूडेंट हैं। एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, उन्होंने आइडेंटिफाई करके दे दिए इंटेलेक्चुअल बूमर्स कौन थे। पूरा एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद प्रोफेसर फिर से यूनिवर्सिटी वहां पहुंचे स्कूल, और प्रोफेसर ने पता लगाया कि वो बच्चे कैसे कर रहे हैं। एंड आपको जान के खुशी होगी, जो बच्चे इंटेलेक्चुअल बूमर्स आइडेंटिफाइड किए गए थे वो बाकी स्टूडेंट से अच्छा कर रहे थे। दे वर डूइंग बेटर देन अदर स्टूडेंट्स। अब इसमें केवल एक पेंच था, एंड कुछ स्टूडेंट, कुछ इंटेलेक्चुअल बूमर तो फार बियॉन्ड एवरेज कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे एवरेज। इसमें केवल एक पेंच था। पेंच ये था कि आईक्यू टेस्ट नाम की कोई चीज थी ही नहीं। प्रोफेसर ने तो यूं ही कह दिया था, वो तो यूं ही उन्होंने एट रैंडम नाम बता दिए थे, आईक्यू टेस्ट का रिजल्ट था भी नहीं वो। ही जस्ट मेंशन एनी कपल ऑफ स्टूडेंट्स कि भाई ये अच्छे हैं। सो एक्चुअली देयर वाज नो टेस्ट, मतलब टेस्ट तो था पर उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बूमर से कोई लेना देना नहीं था। रैंडमली बता दिए किसी के भी नाम, और जिनके नाम रैंडमली बताए गए वो एक साल बाद अच्छा करने लगे। कैसे हो गया ये? इसी को कहा गया पिग्मेलियन इफेक्ट। जरा सोचें, हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं सोचने के लिए। जब वो स्टूडेंट बिल्कुल ही ऑर्डिनरी थे बाकियों की तरह, बस उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया गया, तो कैसे वो परफॉर्म करने लगे, कैसे वो दूसरों से बेहतर करने लगे, जस्ट बाय बीइंग आइडेंटिफाइड। थिंक थिंक। सो रिसर्च के बाद ये पता लगा, अब एक और इसमें बात यह है, इंटेलेक्चुअल बूमर्स को नहीं बताया गया था कि आप इंटेलेक्चुअल बूमर्स हैं, और टीचर्स को यह नहीं बताया गया था कि इंटेलेक्चुअल बूमर के पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। टीचर्स को केवल यह बताया गया था कि इंटेलेक्चुअल बूमर्स हैं, इंटेलेक्चुअल बूमर्स को कुछ भी नहीं पता था, और उसके पीछे कोई टेस्ट भी नहीं था इस तरह का। तो फिर जब उन्होंने टीचर्स से इंटरव्यू लिए, तब बड़े चौंकाने वाले 4 बातें पता लगी, और ये बातें आपके काम की हो सकती हैं, और यही बातें महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं।
कि जिस भी चीज में आप विश्वास करना शुरू करते हैं वो चीज मूर्त होना शुरू होती है, फिर भले वो हाथी का बल ही क्यों ना हो। पिग्मेलियन इफेक्ट इसको कहा जाता है। इसका मतलब यह है टीचर्स एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। टीचर्स की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। अगर टीचर्स पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखती हैं स्टूडेंट से तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है। और अगर नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, ये तो नहीं कर सकता, थोड़ा डल है, इससे नहीं हो पाएगा, आप भले बोले ना उसे, पर अगर आप ये सोचते भी हैं लगातार तो इट विल नेगेटिवली इन्फ्लुएंस अदर्स परफॉर्मेंस ऑल्सो। मतलब ये खुद पे तो असर कितना करता होगा आप कल्पना कर ही सकते हैं जब ये दूसरों तक पे असर करता है। एक लाइन में, हाई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लीड टू इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। कैसे हुआ ये? जैसे ही टीचर्स को पता लगा ये इंटेलेक्चुअल बूमर्स हैं तो टीचर्स ने 4 काम करना शुरू किए। पहला, क्लाइमेट फैक्टर दिया। क्लाइमेट फैक्टर दिया। टीचर्स क्रिएटेड वार्मर क्लाइमेट, उन्होंने बनाया। वो नाइसर थे इंटेलेक्चुअल बूमर से, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज से। अब हम जो बताते जा रहे हैं आप सोचते जाइए घर में कैसे लागू कर सकते हैं, ऑफिस में कैसे लागू कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट के साथ कैसे इसको लागू कर सकते हैं, बस आप सोचते जाइए और सुनते जाइए। पहला फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर। कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति लीजिए, टेक एनी ऑर्डिनरी पर्सन, और ये 4 फैक्टर उसे देना चालू कीजिए, संयम रखना चालू कीजिए इन चारों फैक्टर्स। आप देखेंगे उसका परफॉर्मेंस में परिवर्तन होगा। ये आप खुद पे भी करके देखें। क्लाइमेट फैक्टर, तो टीचर्स ने क्या किया, उन इंटेलेक्चुअल बूमर को वार्मर क्लाइमेट दिया। कैसे? वो नाइसर थी उनके साथ, वर्बल एंड नॉन वर्बल। आप वर्बली नाइसर कैसे होते हो किसी के साथ? जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो यू स्माइल, आप वर्बली नाइसर है। आप आंखों से यू गिव एन हिंट, हाँ हाँ पूछो, गो अहेड, नाइस, फाइन। यही हम हमारे ऑफिस में कर सकते हैं। पॉजिटिव मूड ऑफ वर्क बनाइए, लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। संयम कीजिए उनमें, उनके अच्छे परफॉर्मेंस की क्षमता में। वार्मर क्लूज एंड नॉन वर्बल क्लूज। ये नॉन वर्बल, वर्बल क्लूज कैसे होते हैं? सेइंग थैंक यू, सेइंग सॉरी। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज से आप वार्मर क्लाइमेट बनाइए अपने आसपास। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कीप बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव मूड एट वर्क। आप देखेंगे लोग बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। घरों में भी एक पॉजिटिव वातावरण जब बनेगा तो क्लाइमेट फैक्टर्स विल मेक देम बेटर परफॉर्म। तो पहली चीज, वर्बल नॉन वर्बल क्लूज हर पल हम देते रहते हैं। ठीक। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और हम कहें आपको इस तरह से, हाँ चलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। सो एक्चुअली हम वर्बली तो कह रहे हैं क्या बोलना है, पर माई टोन पिच इज नॉट गोइंग। तो नॉन वर्बल क्लूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। किसी को एक्नॉलेज करना, जस्ट सीइंग एंड स्माइलिंग इज अ नॉन वर्बल क्लू। दूसरा काम उन्होंने किया है, रेस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी फैक्टर। इंटेलेक्चुअल बूमर्स को ज्यादा चांसेस दिए रेस्पॉन्स करने के। दे वर परमिटेड टू टॉक लॉन्गर, ज्यादा देर तक बोलने का मौका दिया। ध्यान रखिए, उन्हें नहीं पता था ये बूमर्स हैं, उन्हें नहीं पता था कि कोई टेस्ट नहीं हुआ है एक्चुअली। फाइन, बूमर्स नहीं है मींस दे वर ऑर्डिनरी, सो दे वर परमिटेड टू टॉक लॉन्गर। और जब वो अपने आंसर को शेप करते थे तो उनको उत्तर देने में मदद भी की। अच्छा, जैसे उसने आधा आंसर बोला, अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो, नाइस, आई अंडरस्टैंड, आई गॉट यू, आई गॉट यू। सो इस तरह से जब आप बात करते हैं, आप उसे बोलने का मौका देते हैं। जिसको भी आपको डेवलप करना है उसे बोलने का मौका दीजिए। कितना? 80% वो बोलेगा, 20% आप बोलेंगे, अगर आप सच में किसी को डेवलप करना चाहते हैं।
और जहां आपने 20% से बोलना ज्यादा चालू किया, भले अपने बच्चों के साथ, जिसको भी आप डेवलप करना चाहते हैं, आप उसको डैमेज कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं। टॉक लेस, लिसन मोर। ऑफिस में भी अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करना चाहते हैं, उनको बोलने दीजिए, अपने वर्क चैलेंजेस के बारे में बोलने दीजिए, उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अपनी तरफ से सॉल्यूशन देने की तुलना में। उनसे पूछिए इस सॉल्यूशन को कैसे लाया जा सकता है। आप बस अच्छे प्रश्न पूछिए, इस पे हमने पहले बात की। उनको कॉन्वर्सेशन को लीड करने दीजिए। ये होता है रेस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी फैक्टर। और यही एक्चुअली Q&A का पर्पस होता है। सेशन के बाद वी प्रोवाइड 15 मिनट्स ऑफ रेस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी फैक्टर। फाइन, इट डेवलप्स। थर्ड इज इनपुट फैक्टर्स। टीचर टॉट मोर मटेरियल टू इंटेलेक्चुअल बूमर्स। इंटेलेक्चुअल बूमर्स को बाकियों से थोड़ा ज्यादा टीचर्स ने मटेरियल पढ़ाया, एक्स्ट्रा पढ़ाया, थोड़ा ज्यादा पढ़ाया, उन्हें ज्यादा समय दिया, अपने आप वो निखरने लगे। अपने ऑफिस में भी गिव न्यू एंड डिफरेंशिएटेड असाइनमेंट्स। उनको कुछ अलग से, बच्चों को भी कुछ अलग तरह के असाइनमेंट दीजिए, छोटे छोटे से कुछ नए असाइनमेंट्स, वो करके देखेंगे उसे। उन्हें लर्निंग एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए ज्यादा। शेयर्ड लंच एंड लर्निंग कीजिए अपने ऑफिस में भी। आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इनपुट फैक्टर्स, दिस इज हाउ इट गोज। फोर्थ इज फीडबैक फैक्टर। इंटेलेक्चुअल बूमर्स के काम को बेहतर सराहा गया, उसके कंधे पे हाथ रख के बोला गया, तुमने अच्छा किया बेटे। उनके काम को डिफरेंशिएटेड फीडबैक दिया गया। डिफरेंशिएटेड का मतलब अलग से बताया गया कि तुम्हारे काम में ये थोड़ा सा चेंज करो, इसको ऐसे ला सकते हो। वेरी स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड फीडबैक। जब भी उन्होंने कोई गलत उत्तर दिया तो उनको डिफरेंशिएटेड फीडबैक दिया गया। क्या हम हमारे सबऑर्डिनेट के साथ, ऑफिस में एम्प्लॉइज के साथ या बाकियों के साथ ऐसा कर सकते हैं? बड़ा स्पेसिफिक फीडबैक, जो भी कोई नॉन परफॉर्म करे। सो अब कर क्या रहे हैं, यहां पहले ही विश्वास कर लिया गया कि ये अच्छे हैं। और जब ये विश्वास किया गया कि अच्छे हैं, तो अपने आप क्लाइमेट फैक्टर, रेस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी फैक्टर्स, इनपुट फैक्टर्स और फीडबैक फैक्टर्स दिए जाने लगे। इसका मतलब जब आप विश्वास करते हैं, संयम करते हैं, पूरी तरह से केंद्रित होके अक्षुण्ण ट्रस्ट करते हैं इस विषय पे, तो फिर उसमें वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। कई बार घरों में पेरेंट्स खुद बच्चों की कई क्वालिटीज में विश्वास नहीं करते, एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट फॉर किड्स। इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अरे हाथी का बल आ जाएगा तुम्हारे बच्चों में यदि तुम संयम करो। जिसमें भी आप संयम करें, हम में खुद में हाथी का बल आ जाएगा यदि हम संयम करें खुद में, खुद को भी ये चारों फैक्टर्स दें। रेस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी फैक्टर, अपनी भी सुने, वातावरण जो दे रहा है मैं अपनी भी सुने, जिसको कहते हैं सेल्फ टॉक। आप देखेंगे कि हम में हाथी जैसा बल आएगा। सेज हु? महर्षि पतंजलि। इसको करके देखिए अपने जीवन में। इसका मतलब यह नहीं कि बाकियों को उतना अटेंशन नहीं देना। इसका एकमात्र मतलब यह है सभी के लिए सोचना कि हर व्यक्ति एक महान प्रयोजन के लिए आया है, और जब वो उस प्रयोजन तक पहुंचेगा वो इस धरती में सर्वश्रेष्ठ होगा। वो बेहतर है, वो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ही आया है। अभी उसकी वो क्वालिटी शायद इस जगह उपयोग नहीं भी हो रही हो। जब आप विश्वास रखेंगे उनकी क्षमता में या खुद की क्षमता में, तो क्षमता आप में विश्वास रखना शुरू करेगी। हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ से ही, हमारा जितना पावर ऑफ फेथ उन ऑब्जेक्ट में होता है, उतना ही वो ऑब्जेक्ट हमारे अंदर पावर इंड्यूस करते हैं। कोई भी प्रभु हो, कोई भी भगवान की मूर्ति हो।
इसीलिए अल्लाह रहीम के लिए काम करते हैं और राम संजय के लिए काम करते हैं, बिकॉज जिनका जिसमें विश्वास होता है, जिस पे संयम कर पाते हैं। चलिए अब आए सूत्र 25 पे। प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्र कृष्ट ज्ञानम। ज्योतिष मिति प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। एक अलग लेवल पे अब महर्षि पतंजलि इस कॉन्वर्सेशन को लेके जा रहे हैं। हाथी का बल तो प्राप्त हो ही सकता है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ आप जान सकते हैं, बल तो छोड़ दीजिए, वो समस्त ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब आप ज्योतिष मति प्रवृत्ति का प्रकाश पर संयम करना शुरू करें। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहते हैं वो कि इससे सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। व्हाट डज ही मीन? याद कीजिए चैप्टर 1 सूत्र 36 हमने पढ़ा था योग सूत्र में। साधक जब हृदय कमल पर ध्यान करता है और कई जगह आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है, हृदय कमल पे या आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है, तो आंतरिक प्रकाश का उदय होता है। सूत्र 36 चैप्टर 1 योग सूत्र। आंतरिक प्रकाश का उदय होता है। इसी आंतरिक प्रकाश को बोलते हैं ज्योतिषमति, इंटरनल लाइट। तो उस शोक रहित प्रकाश से मन स्थिर हो जाता है, ऐसा उस सूत्र ने कहा। आज्ञा चक्र जो तीसरी आंख है, ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा है। इंटेलिजेंस जब चरम पे पहुंचता है उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। यू बिकम इंट्यूटिव। आप देखेंगे जो नए नए लोग नौकरी में आते हैं या बिजनेस में आते हैं या नए नए लोग किसी पद पे पहुंचते हैं, तो वो इंस्टिंक्टिव होते हैं। गुस्से में तुरंत खुश हो गए, तुरंत गुस्से में आ गए, तुरंत उथले होते हैं। जरा सी किसी ने तारीफ कर दी तो बड़े खुश हो जाते हैं, जरा सी किसी ने बुराई कर दी तो बड़े दुखी हो जाते हैं, उथले होते हैं, इंस्टिंक्टिव। गुस्सा आ गया तो बोल दिया, खुश हो गए तो बोल दिया कुछ। पर धीरे धीरे जब 10-15 साल की नौकरी कर लेते हैं, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, तो इंस्टिंक्टिव की जगह, जानवर भी इंस्टिंक्टिव होता है, इंटेलिजेंस का विकास होता है। अब निर्णय लेते समय बड़ा सोचते हैं, तुरंत तत्काल कुछ भी नहीं बोल देते। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो हाथ खड़ा करें। याद कीजिए कैसे आपने अपना करियर चालू किया था और आज आप इतने साल हो गए, तो अब आप बोलने से पहले सोचते हैं, उतना मुंह फट नहीं है, एकदम से जो मन में आया नहीं बोलते। यू थिंक अबाउट इट कि मुझे कैसे बोलना है, क्या शब्दों में रखना है, इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट। इट इज इंटेलिजेंस। आप विवेकशील होके, विचारशील होके, आप इनफैक्ट विवेकशील गलत शब्द है, विचारशील होके आप बोलते हैं। सो दिस इज द सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल इंस्टिंक्टिव, जरा मैं गुस्सा, जरा मैं खुश, जरा मैं परेशान, जरा मैं एक्साइटेड। फिर धीरे धीरे आप इंटेलिजेंस पे शिफ्ट होते हैं इस इंस्टिंक्ट से, मैच्योरिटी के बाद। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। इनफैक्ट उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं। अब आप सही होते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। फिर एक लेवल इसके भी ऊपर आता है, इंटेलिजेंस का भी जब निचोड़ आता है, उसको कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन। अब हम कई अधिकारियों से मिलते हैं, हमने देखा कि एक बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 व्यक्तियों को रख दो और मुझे केस बता दो, केस क्या है, और मुझे बस ये पता लगाना हो इन दोनों में से एक कल्प्रिट है। तो 99% एक्यूरेसी से मैं थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद बता दूंगा
कि कौन कल्प्रिट है। मैं कारण भले ना बता पाऊं, पर इंट्यूटिवली आई विल टेल। तो कई बार ऐसा होता भी है कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, नए नए अधिकारी लोग, कुछ नए ऑफिसर्स हैं और एक बड़ा पुराना अधिकारी है। तो पुराने अधिकारी ने कहा, देखो यार तुम जरा चेक करना, मुझे लग रहा है एक्स ने गड़बड़ की है, और सारे साक्ष्य वाई की गलती बता रहे हैं, और सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर लगे हुए हैं, अरे तो वाई की गलती है सर, एक्स क्यों कह रहे हैं। और जब सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ तो पता लगा गलती एक्स की थी। एंड फिर जाके पूछा, सर आपको कैसे पता। तो सुन के अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, बस कंधे उचका के कहा, आई डोंट नो, जस्ट जस्ट लाइक दैट। मुझे लगा। ये जो लगा है, इसके पीछे गहन विवेक की पूरी मंथन है, उससे इंट्यूशन पैदा होता है। इंट्यूटिव पीपल। आई नो, एक एसबीआई के बड़े बहुत वरिष्ठ मैनेजर हैं, वो भी हमें कहते थे कि आप मेरे सामने दो व्यक्ति रख दीजिए, उनको बोलिए 5-7 मिनट अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें, जो बोलना है बोले, झूठ बोलना है सच बोलना है, मैं 5-7 मिनट में बात करने के बाद बता दूंगा इनमें से कौन अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में झूठ बोल रहा है। इंट्यूशन। और यही ऋषि मुनियों में होता था। इंट्यूशन विवेकशील होना है, इंटेलिजेंस विचारशील होना है। सो ये जो तीसरी आंख है, ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा है, और वहां से पैदा होती है इंट्यूशन। इंट्यूटिवली यू सी। फिर आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो आपकी आंखें बंद हो तो और बेहतर है। इंट्यूशन। और यहीं से फिर सहस्त्रार चक्र जागृत होने का रास्ता खुलता है। जब यहां से इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा हो गई, अब यह दौर खुलने को तैयार है, क्योंकि अब आप इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़ चुके हैं, अब आप इंट्यूटिव हो चुके हैं। अब आपकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मिलने को तैयार है। अब आप तैयार हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के लिए। आप जब उसे छोड़ने को ही नहीं तैयार हैं, तो आप अगला बेहतर पकड़ेंगे कैसे। कंपनीज में लोग होते हैं, आप देखिए ना, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, वो अक्सर बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छी है कि आईटी अच्छी है, सब अपने अपने साइलोज में ही रहते हैं। मिडिल लेवल वाले भी आप देखेंगे कई बार दे रिमेन इन साइलोज, उनको अपने कियारे से ही मतलब होता है। पर अगर आप टॉप लेवल पे देखेंगे तो उनमें कॉस्मिक इंटेलिजेंट होती है, 360 डिग्री व्यू, उनमें कंसेप्चुअल स्किल्स होती है, नीचे टेक्निकल स्किल्स होती है। सो क्या होता है कि जब लोग धीरे धीरे हायरार्की में भी ग्रो करते हैं, वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो उसी में लगे रहते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता हायर चीजों को समझने का। इसीलिए एक बहुत अच्छा मैनेजर एक बहुत कमजोर जनरल मैनेजर बनता है, क्योंकि उसमें जनरल मैनेजरियल क्वालिटी नहीं है, वो स्पेसिफिक काम में अच्छा कर सकता है क्योंकि उसमें उसने एक्सपर्टीज कर ली है, तो टेक्नोक्रेट बन के रह जाता है, जनरलिस्ट नहीं हो पाता। तो वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है, वो चीज जिसने उसे यहां तक लाया है, जो आपको यहां तक लाया है वो आपको वहां तक नहीं लेके जाएगा। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस बस यहां तक, इसके बाद इंट्यूशन, और वहां से कॉस्मिक इंटेलिजेंस का दरवाजा खुलता है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। सहस्त्रार चक्र ओपन होता है, और फिर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से एक लय हो जाती है। इसी को कहते हैं ज्योतिष मति प्रवृत्ति, जब मेरी ज्योति उस परम ज्योति से मिलने को तैयार होती है, उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। पर उसके लिए मुझे मेरे इस इंटेलिजेंस के खिलौने को छोड़ना पड़ता है, ठीक, क्योंकि बिगर इज येट वेटिंग फॉर मी। सो जिसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, अब आप गौर से सुनिएगा, वी आर ट्राइंग टू इलॉबरेट कैसे ये होता है एक्चुअली। जिसको हम चैतन्य कहते हैं, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, या यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक, इसी चैतन्य को समष्टि में, कॉस्मिक रूप में ब्रह्मन कहते हैं। उसी चैतन्य को ब्रह्मन कहा जाता है
समष्टि में, और व्यष्टि में उसी को आत्मन कहा जाता है। तो ब्रह्मन मीन्स परम आत्मन, और आत्मन मीन्स व्यष्टि, इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक। सो ब्रह्मन जब माया से अभिव्यक्त होता है, दिस कॉस्मोस, कॉस्मिक ब्रह्मन, जब ये माया से ब्रह्मन अभिव्यक्त करता है अपनी माया से खुद को, तब हम उसको कहते हैं ईश्वर। तब ये परमात्मा कहलाता है। सो ब्रह्मन परमात्मा कब बनता है? जब वो अभिव्यक्त होना चालू होता है। सो जो भी कुछ आपको दिखता है वो सब ईश्वर है, क्योंकि वो अभिव्यक्त है तभी तो आपको दिख रहा है। सो ईश्वर मीन्स परमात्मा। ठीक। इसी तरह से अब इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें, ये जो आत्मन है, जब ये अभिव्यक्त होता है तो हम उसे जीव कहते हैं, जीवात्मा। तो आत्मन से जीव, जीवात्मा बनता है, रिफ्लेक्ट होता है जब आत्मा। और ब्रह्मन जब खुद को रिफ्लेक्ट करता है, अभिव्यक्त करता है, तब हम उसे ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर कॉस्मिक कंसेप्ट है, जीव इंडिविजुअल कंसेप्ट है। ईश्वर ही परमात्मा है, जीव जीवात्मा। तो इस पूरे जगत का कॉज क्या है? ईश्वर। ब्रह्म से ही तो ये सब बना है। तो ब्रह्म जब अभिव्यक्त करना शुरू करता है तो हम उसको ईश्वर कहते हैं। इसलिए ईश्वर को ही कारण प्रपंच कहते हैं, कारण, द कॉज। ठीक। तो परमात्मा इस जगत का कारण प्रपंच है, और जीवात्मा इस शरीर का कारण प्रपंच है, कारण शरीर जिसे कहते हैं। तो उसको कहेंगे प्रपंच त्रय। त्रय मीन्स तीन। कौन से तीन? अभी हम बताएंगे। कारण मीन्स कॉज, और इसको कहेंगे शरीर त्रय। जो वेदांत पढ़ चुके हो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, शरीर त्रय। सो जीवात्मा पे ये शरीर त्रय है, और परमात्मा स्तर पे इसको प्रपंच त्रय कहते हैं। कैसे? आई विल शो यू एवरीथिंग, यू विल गेट इट। फर्स्ट इसको कंसेप्चुअली समझिए, फिर विजुअली भी हम आपको दिखाएंगे। सो कारण प्रपंच है। जैसे कोई भी चीज तीन लेवल पे मैनिफेस्ट होती है। कोई भी चीज होने के तीन स्तर होते हैं। पहला, आपके मन में कुछ चीज की डिजायर आती है कि ये करना है। हम पहले भी कह चुके हैं, मुझे एक घर बनाना है, तो सबसे पहले तो घर उसी दिन शुरू हो गया जब डिजायर आई। तो डिजायर क्या है? कारण प्रपंच। हमारी वासना आई, बस हमारा पैदा होना उसी दिन निर्धारित हो गया था। वासना बड़ी गहरी। फिर उस वासना के बाद आपने घर का ब्लूप्रिंट बनाया, दिस इज लेवल 2। अब कागज पे, लैपटॉप पे आपने उसका प्रिंट बना लिया, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अब नाउ ये सॉफ्ट कॉपी है उसकी। अभी भी इसमें आप रुक गए, जा नहीं सकते, रह नहीं सकते। छत नहीं है अभी आप सर के ऊपर, पर दिख रहा है घर ही, और आप कह रहे हैं ये मेरा घर है। दैट इज ब्लूप्रिंट। इसी को कहा अंतःकरण, और फिर वो घर बन गया। इसी को कहा शरीर। ठीक। तीसरा लेवल। तो तीन लेवल में होता है, डिजायर, फिर कामना, और फिर कार्य। ठीक। इसी को शास्त्र में किस नाम से पुकारा जाता है? कॉस्मिक लेवल पे कारण प्रपंच, डिजायर, कारण तो वही है। सूक्ष्म प्रपंच, ब्लूप्रिंट। स्थूल प्रपंच, द फिजिकल स्ट्रक्चर। सो हर महान चीज तीन बार बनती है। कोई भी चीज हो, पहले किसी ने सोचा, फिर उसका डिजाइन बनाया, फिर वो प्रिंट में आया। तो जो कारण प्रपंच है उसको अंतर्यामी कहते हैं। शब्द सुना होगा आपने, अंतर्यामी। भगवान को अंतर्यामी कहते हैं, वही कारण प्रपंच है। वर्ल्ड इज देयर बिकॉज गॉड वांटेड इट टू हैपन, राइट? सो दिस इज लाइक दिस। सो कारण प्रपंच इज द डिजायर ऑफ द अंतर्यामी। he thought of it. कारण प्रपंच। सूक्ष्म प्रपंच को हिरण्य गर्भ कहते हैं। सुना होगा आपने, हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ मतलब द ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड।
तो पहले ये विचार आया कि दुनिया होनी चाहिए, इसी को कहा अंतर्यामी। क्योंकि ब्रह्मन तो स्थिर है, माया के साथ ब्रह्म ने क्रिएटिवली ये जगत रचने की स्थिति बनी, तो उसी को हम कहते हैं ईश्वरा। ब्रह्म प्लस माया इज ईश्वर। सो उसको हमने कहा डिजायर आया। डिजायर के बाद एक ब्लूप्रिंट बना होगा। ये कठिन नहीं है समझने के लिए, बना होगा। हमारा भी तो ब्लूप्रिंट है जिसको डीएनए कहते हैं। आप जानते हैं, बायोलॉजी जो पढ़े जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक ब्लूप्रिंट बना जरा सा, उसमें सब कुछ था, जैसे एक बीज में सब कुछ होता है। उसको कहा हिरण्य गर्भ। हमारे ऋषि मनीषियों की आप ज्ञान देखिए। फिर उसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर आया जिसको कहा स्थूल प्रपंच। इसी को कहा जाता है विराट पुरुष। तो भगवान कृष्ण, याद कीजिए भगवत गीता में विराट पुरुष जब बताते हैं, कहते हैं पर्वत भी मैं हूं, ये नदी भी मैं हूं, ये पत्ता भी मैं हूं, ये हवा भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। जहां भी तुम कुछ चमत्कार देखो, जहां भी तुम कुछ ग्लोरी देखो, जानो कि मैं हूं। सूरज में हूं, चांद में हूं। सो कृष्ण बताते हैं कि विराट, ये सब कुछ मैं ही तो हूं। इसी को हमने कहा जगत या ब्रह्मांड। तो तीन स्टेजेस कौन सी हो गई? कारण प्रपंच इज अंतर्यामी, सूक्ष्म प्रपंच इज हिरण्यगर्भ, और स्थूल प्रपंच इज विराट पुरुष। और इसी को हमने कहा जगत है। अब ये तो कॉस्मिक लेवल पे हो गया, ठीक। इंडिविजुअल लेवल पे इसको कैसे कहेंगे? कारण शरीर, डिजायर, इसका शब्द दिया गया प्राज्ञम। प्राज्ञम। सूक्ष्म शरीर तेजस, एंड स्थूल शरीर विश्व। इसी को कहा गया पिंड। तो वो ब्रह्मांड है, ये पिंड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। वी आर वन। सो ईश्वर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, जिससे प्रकृति का जर्रा जर्रा नियमित है। क्वांटम फिजिसिस्ट जानते हैं कि कुछ रूल्स हैं जो इनविजिबल रूल्स हैं। देयर इज सम इंटेलिजेंस जो इस पूरी कायनात को चला रही है। हर बीज को पता होता है उसे क्या बनना है। कुछ है जो उसको चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं। देयर इज एन इंटेलिजेंस। प्रकृति का जर्रा जर्रा उससे नियमित है। उसको कॉस्मिक लेवल पे हम ईश्वर कहते हैं। और देयर इज एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जिससे जीव नियमित है। इसी को प्राज्ञम कहते हैं। और जब ये प्राज्ञम ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस गेट्स कनेक्टेड विथ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इंट्यूटिव एबिलिटीज आने लगती हैं आप में अपने आप सब कुछ इंट्यूटिवली जानते हैं, आप सब जानने लगते हैं। सहस्त्रार चक्र आपका जागृत हो जाता है। रूमी कहते हैं यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन ओशन इन द ड्रॉप। आप वो ड्रॉप ही रहते हैं, पर आपके अंदर पूरा ओशन समा जाता है। आपको सारे ओशन की जानकारी हो जाती है। कृष्ण जी ने जब मुंह खोला, जब माँ यशोदा ने कहा तुमने माखन खाया है, कृष्ण रिफ्यूज, मैंने नहीं खाया। और जब माता यशोदा ने बोला मुंह खोलो, तो माता को चक्कर आ गए देख के। कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखता था। ओशन इन द ड्रॉप। जैसे ही इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट होती है, इनफाइनाइट संभावनाएं खुलती हैं। अब जीव की प्रज्ञा अंतर्यामी से जुड़ गई। यह समझने में पहले कठिन भले होता हो, पर WWW यूनिवर्सल वेब की उम्र के लोगों को यह समझना कठिन नहीं है कि कैसे एक स्टैंड अलोन टर्मिनल जैसे ही इंटरनेट से जुड़ता है, अब वही टर्मिनल में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो अदरवाइज आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
सब कुछ एक्सेसिबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक्सेस किया जा सकता है यहीं बैठे बैठे, प्रोवाइडेड इट शुड बी कनेक्टेड। अगर ये कनेक्टेड नहीं है इंडिविजुअल प्रज्ञा कॉस्मिक से, तो आप सोचिए एक स्टैंड अलोन टर्मिनल की क्या वैल्यू है बताइए। और एक टर्मिनल जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो क्या नहीं कर सकता? वो परमाणु बम लॉन्च कर सकता है, वो डायरेक्शंस दे सकता है, वो सब कुछ, वो सैटेलाइट मूव कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है यहां बैठे। क्योंकि अब यूनिवर्सल का जो ग्रैंड डिजाइन है यूनिवर्स का, वो जो आइडिया है, वो जो यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है, वो सब अब आपकी आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि अब आप अंतरामी से एक हो गए। अब आप उस यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट को समझ पाते हैं, हाउ दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट। एंड इसीलिए फिर भगवान बुद्ध जैसे लोग ये कहते हैं, मैं और ये पत्ता अलग नहीं है, हम एक ही तो हैं। ये सब हमारे पूर्वज हैं, प्रकृति, ये कायनात, ये सब हमसे पहले थे, हमारे बाद भी रहेंगे, हम सब एक ही हैं, बस रूप अलग है। ये कौन कह सकता है जिसने ग्रैंड डिजाइन देखी हो? कैसे हमारे पूर्वजों ने कह दिया देयर इज वन सोर्स, कैसे उन्होंने कह दिया वी आर वन। और आज भले वो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इवोल्यूशन हो या सब कुछ, उसी तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सल डिजाइन का एक्सेस मिल गया था, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखता था। और यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, देखिए याद कीजिए क्या कह रहे हैं उस सूत्र में, अब योगी को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तीन तरह की चीजें हम नहीं देख पाते जो अति सूक्ष्म होती हैं, योगी उसको भी देख लेगा। जो अति दूर होती हैं, योगी उसको भी देख लेगा। और जिसके बीच में व्यवधान हो, बीच में दीवार आ जाए, योगी उसके पार भी देख लेगा। ये वो सूत्र कह रहा है। पर उसे चाहिए क्या? ऑल यू नीड इज इंटरनेट। नहीं तो हम भी आज सेशन कैसे लेते हैं आपका। इंटरनेट को थोड़ा सा रीडिफाइन करें, पूरा नाम रखें इंटरनल। इंटरनल, उस सेंटेंस को पूरा कर लें, इंटरनल। और नेट इज एक्चुअली कनेक्ट, तो इंटरनल कनेक्ट, आत्मा से अनुभूति। क्योंकि आई टोल्ड, हमने बात शुरू की, आत्मा ही ब्रह्म है, बस अलग अलग नाम है उसके। जब वो इंडिविजुअल में रिफ्लेक्ट होता है आप आत्मा कहते हैं, जब वो जगत में होता है आप ब्रह्म कहते हैं। तो जब मैं आत्मा से जुड़ता हूं, मैं ब्रह्म से जुड़ गया, कॉस्मिक डिजाइन से जुड़ गया, और अब मैं सबको एक्सेस कर सकता हूं यहीं बैठे बैठे। पर बिना इंटरनल कनेक्ट के स्टैंड अलोन डिवाइस बहुत सीमित है, उसका नॉलेज, उसकी मेमोरी, रैम कैपेसिटी, सब कुछ बड़ी लिमिटेड है, हार्ड ड्राइव लिमिटेड है उसकी, वो क्लाउड एक्सेस नहीं कर सकता। और जब ये कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं जीव ईश्वरा ऐक्यम, जीव और ईश्वर एक हो गया। जैसे थानों में, भारत में पहले थानों में इंडिविजुअल इंटेलिजेंस होती थी, हर थाने की अपनी एफआईआर हो रही है, रोज नामचा दर्ज हो रहा है, रोज क्राइम रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। अब नया बन गया CCTNS, एक पोर्टल बना दिया गया। अब ये क्राइम का यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। अब एक भी थाना भारत में कहीं भी एक भी एफआईआर डालेगा, उसको दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता, यूनिवर्सल, वो जुड़ गया सारा। अब सारे क्रिमिनल की जानकारी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई, इसको कहा गया ICJS, इंटरोपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें इन पांचों को, ये यहां भी प्रपंच है पूरा, ठीक है, इस प्रपंच को जोड़ दिया गया, पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन, इन पांचों को जोड़ दिया गया, तो एक क्रिमिनल प्रपंच जुड़ गया पूरा। अब आपके पास सारी जानकारी एक्सेस है, उस व्यक्ति का आप सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं एक क्लिक पे। अब आप अनलिमिटेड एक्सेस हो गया आपको। बस यही है जो कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि, आपको सब दिखने लगेगा, अति सूक्ष्म, अति दूर, और जिसके बीच में व्यवधान हो। सूक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है अति सूक्ष्म देखने के लिए,
अति दूर को देखने के लिए दूरदर्शी की जरूरत होती है, और जिसमें व्यवधान हो, एक्सरेज, रेडियो साउंड्स, रेडार, इस सब से ये सबका एक्सेस योगी पे आ जाता है। योगी ये सब कर सकता है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब हम जानते भी हैं इस जमाने में हम धरती के नीचे, समुद्र तल पे क्या हो रहा है, शरीर के भीतर क्या चल रहा है, अणु के अंदर क्या चल रहा है, उन सबको उपकरणों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये सब योगी पहले ही देख सकता था, अब हम देख पाते हैं। उन्होंने कैसे देखा होगा, कैसे ऋषि कणाद ने एटॉमिक थ्योरी स्टैब्लिश की, कैसे उन्होंने बताया परमाणु की संरचना ऐसी होती है, कैसे कोई बता सकता है हजारों साल पहले। सूक्ष्मदर्शी क्षमताएं हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्स की ग्रैंड डिजाइन से आपका एक्सेस है, आप जाके चेक कर लीजिए कैसे बना सब कुछ, कैसे महर्षि चरक को आयुर्वेद या शरीर संरचना के बारे में इतना पता था, इस कदर डिटेल अंडरस्टैंडिंग कि आज 21वीं सदी तक में आयुर्वेद इतना प्रचलित है। कैसे हमारे पूर्वजों को खगोल विज्ञान के बारे में इतना पता था, कैसे आर्यभट्ट ने धरती और चांद की दूरी का एग्जैक्ट पता लगाया, कैसे किया है इन्होंने। आर्यभट्ट ने कैसे कह दिया कि धरती गोल है, ये मजाक है। मेंडेलन नाम के व्यक्ति जब पूरी धरती पे घूम के गए, हमें तो यही पढ़ाया गया ज्योग्राफी में, क्यों पूरी धरती पे शिप लेके गए और पूरा घूम के वापस उस जगह आए, तब हमें पता पड़ा कि धरती गोल है 14वीं-15वीं शताब्दी में। और भूगोल हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, भूगोल सब्जेक्ट का नाम ही वही। कैसे आर्यभट्ट को पता था कि धरती अपने एक्सिस पे घूमती है, हमें घूमती दिखती है क्या? एक्चुअली हमारा दिमाग ही घूमता रहता है, तो हम बाकी स्थिरता को नहीं देख पाते। कैसे सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत सर्जरी के इतने महान एक्सपर्ट बने, कैसे नागार्जुन केमिस्ट्री को समझ पाते थे, कैसे कौटिल्य ने इतनी गहन अर्थशास्त्र की रचना की, कैसे बुधाचार्य ने 850 बीसी में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाई। बाद में पाइथागोरस थ्योरम से आप उसको बहुत मिला के देख सकते हैं। कैसे ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर सिस्टम को पता लगाया, ब्रह्म सुप्त सिद्धिका लिखी। कैसे वराह मिहिर जैसे विद्वान ने ये बता पाए कि हम प्लांट्स और बाकी कुछ इंडिकेटर्स को देख के पता लगा सकते हैं कि धरती के नीचे कहां पानी है। कैसे आदि शंकराचार्य ने अपनी गीता की टीका में 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी एडी में लिख दिया कि धरती पे 7 द्वीप है। वो तो गए नहीं भारत के बाहर, कैसे करा उन्होंने, कैसे उन्होंने ये सटीक ज्ञान प्राप्त किया? उसका कारण यही है, वो अंतर्यामी से जुड़े हुए थे। योगी अंतर्यामी से जुड़ जाता है और फिर बिना उपकरण के सब देख पाता है, ज्योतिषमृति प्रकाश से। याद कीजिए योग सूत्र चैप्टर 1 वर्स 24, ईश्वर की परिभाषा याद कीजिए, जीव माइनस माया इज ईश्वर। और माया को भी कैसे समझाया, क्या चीजें माइनस हो, 4 पढ़ा है हमने इसको, याद कीजिए, क्लेश, वासना, कर्म और कर्म फल, ये 4 चीज माइनस कर दें तो अपने आप जीव ही ईश्वर है। तो रियलाइज जीव इज ईश्वरा, अनरियलाइज्ड ईश्वरा इज जीव। सो वी आर दैट। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे अमृतस्य पुत्र। जब तक अज्ञान होगा डर होगा। सो जैसे हम ईश्वर से जुड़ते हैं, अंतर्यामी से जुड़ते हैं, अपने आप वो सब चीजों का एक्सेस होने लगता है, सटीक ज्ञान आ जाता है। आज भी हिमालय की कंदराओं में ऐसे कई योगी हैं जो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी मतलब ईश्वर से कनेक्टेड है। उन्होंने माया को माइनस कर दिया, वो ईश्वर से कनेक्टेड है, पर वो अपनी सिद्धि का व्यर्थ अहंकार युक्त प्रदर्शन नहीं करते। आप जाके ये नहीं बोल सकते करके दिखाइए तो हम मानेंगे। अरे आप माने ना माने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वो उस अहंकार के परे हैं कि आप उन्हें माने हैं। रब ते तो बंदया दूर नहीं हूं, पर मिलन दा ई दस्तूर नहीं हूं। रब तुझसे 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 वो बंदे दूर नहीं है, पर मिलने का ये दस्तूर नहीं है। सूफी संत कहते हैं जब तक खुद ही ना तू मिटाएगा, जब तक तू ये इस इंडिविजुअलिटी को नहीं मिटाएगा, तब तक रब को न तू पाएगा, तब तक तू उस रब को नहीं पा पाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति जो आपके अहंकार को ठेस पहुंचाता, धन्यवाद दीजिए, वो आपकी खुद ही को मिटाने में मदद कर रहा है। तो उससे मत लड़िए, खुद से लड़िए और अपनी खुदी को खत्म कीजिए। अपने आप हम खुदा तक पहुंचेंगे। जगत की धारा को जगदीश्वर की ओर पलट देने का नाम ही राधा है। इसीलिए राधा और धारा उल्टे शब्द हैं। जो जगत की धारा को कृष्ण की ओर पलट दे तो राधा हो जाती है। जो भोग को पलट के योग की तरफ वापस ले जाए, जो स्थूल को सूक्ष्म की तरफ वापस ले जाए, जो प्रवृत्ति को निवृत्ति की तरफ वापस ले जाए, जो जगत को जगदीश की तरफ वापस ले जाए, जो देह को देही की तरफ वापस ले जाए, उसी को योग कहते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सोई पार। जिसको आप विकास कह रहे हैं कई बार वो विनाश होता है, और जिसको आप विनाश कह रहे हैं कई बार वही विकास होता है। ये धारा ही उल्टी है। खुसरो शरीर सराय है, क्यों सोवे सुख चैन। कूच नगारा सांस का, बाजत है दिन रैन। खुसरो ये शरीर तो सराय है, क्यों बहुत आराम से सोते रहें, सुख चैन से पड़े रहें आराम से। कूच नगारा सांस का, जबकि परमात्मा इस सांस के नगाड़े से दिन रात हमें उठा रहा है। उठो, तुम वही हो। इसीलिए कृष्ण कहते हैं गीता में चैप्टर 2 सूत्र वर्स 69 भगवत गीता, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है वही तो संयमी के लिए जागरण है। कहते भी हैं जहां विद्वान एक कदम भी नहीं रखना चाहेंगे वहां मूर्ख सरपट दौड़ते हैं। नो ऑफेंस, जस्ट द वे ऑफ सेइंग इट कि दे विल रियलाइज इट लेटर दैट इट इज नॉट वर्थ इट। सो योगी अंतर्मुखी होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लौटता है, सूक्ष्म से अपने कारण की ओर लौटता है, अविद्या रूपी वासना के कारण को समाप्त कर देता है। वो जानता है क्या कारण है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, वो कारण समझता है। वो दूसरों को ब्लेम करना नहीं चालू करता, उसने इसलिए ऐसा किया इसलिए बुरा लग रहा है, ऐसा किया इसलिए बुरा लग रहा है। वो अंतर्मुखी हो जाता है। किसी के लिए कोई ऑफेंस, तुमने जो करना था किया, जो बोलना था बोला, जैसा व्यवहार करना था किया, नो ऑफेंस टू यू। मुझे बुरा लगा, ये मेरी प्रॉब्लम है, नॉट योर प्रॉब्लम। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, आई लव यू वेरी मच एज आई लव एनीबडी एल्स। मुझे ये ढूंढना है मुझे बुरा क्यों लग रहा है। तुम लोग जो कहा वो कहा, तो सारी तोप योगी अपनी तरफ घुमा लेता है और वो ब्लास्ट कर देता है उस तोप से अपने अहंकार को, और बाकी हम लोग तो दूसरों की तरफ घुमा के रखते हैं और उनको ब्लास्ट करते रहते हैं। वो फाइनली गोले खत्म हो जाते हैं, जीवन की सांसें खत्म हो जाती हैं और ऊपर पहुंच के करते हैं अरे यार कहां गोली चलाने गए थे और कहां गोल मार दिया। ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी खिलाड़ी को लगे कि उसने अपने ही गोल में गोल मार दिया, मारना उधर था। कितना खराब लगता होगा सोचिए जब अपने पैर से अपने ही गोल में गोल पड़ गया। जिसको डिफेंड करने आए थे उस पर अटैक कर गए, और जिसको अटैक करने आए थे उसको डिफेंड करते रहे जिंदगी भर। इजंट इट इंटरेस्टिंग। उल्टी जा की धार,
अविद्या रूपी वासना के कारण को समाप्त कर कर विद्वान होकर, विद्यावान होकर अंतर्यामी से वो प्रत्यक्ष होता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कैसे जाता है? जीव कर्म और कर्म वासनाओं को समाप्त करना शुरू करता है, सकाम कर्म खत्म करता है, फिर सूक्ष्म में संस्कारों पे भी सोचता है, उन्हें समाप्त करना शुरू करता है, और फाइनली कारण पे पहुंच के अपनी वासना को समाप्त करता है। और इस तरह से महर्षि पतंजलि ने कहा कि वो अपने आप को उस जगदीश्वर से जोड़ देता है। चलिए अब जो हमने पढ़ा उसको देखें। हमने सुना, जब हम देखते हैं तो ज्यादा याद रहता है, तो चलिए देखें हमने पढ़ा क्या। हमने ये जाना कि पुरुष और प्रकृति, प्रकृति से ही महत मीन्स इंटेलिजेंस। सबसे पहले महत आया, महत मीन्स इंटेलिजेंस। महत से इंटेलिजेंस टोल्ड अबाउट द आइडेंटिटी। In order to know your identity, you need intelligence. Mahat is intelligence. प्रकृति, this existence, इस existence ने, जो physical existence है, visible existence है, उससे सबसे पहले डेवलप हुआ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ने आइडेंटिटी को डेवलप किया, अहंकार, आइडेंटिटी से मन, इस पे हमारी सब बातें हुई हैं। और फिर सूक्ष्म तन्मात्राएं बनी हमारी, इसमें हम बात कर चुके हैं पहले। और हर चीज को मूव करने के लिए रज चाहिए था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारा मन बना, हमारा मन हमारे आइडेंटिटी से प्रभावित होता है। आप इंडियन बन के सोचिए किसी चीज को, और फिर उसी चीज को पाकिस्तानी बन के सोचिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपका मन आपकी आइडेंटिटी से डायरेक्टली प्रभावित है। और आइडेंटिटी किससे प्रभावित है? हमारी इंटेलिजेंस से। हम क्या खुद को मानते हैं? सो दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड। और फिर उसी अनुसार आप क्या, स्थूल इंद्रियां, ये सब बनना चालू होती है। इसी को काजल मैटर कहते हैं, कारण यही है। इसी को सटल मैटर कहते हैं, अंतःकरण यही है। इसी को ग्रॉस मैटर कहते हैं, जो दिख रहा है। हमने कहा 3 स्तर पे चीजें बनती हैं, याद कीजिए। कारण, एक वासना आती है, फिर एक कामना आती है, सटल मैटर, अंतःकरण मन में, फिर वो आता है कि अब एक डिजाइन बने घर की, और फाइनली ग्रॉस घर बन जाता है। ऐसे ही हम बने, ऐसे ही सब कुछ बना। ये सब प्रकृति है। फाइन। अब इसी को, ब्रह्मांड ऐसे ही बना पूरा। यस, बिल्कुल ऐसे ब्रह्मांड बना, कॉस्मिक, सब एक डीप कॉन्शियस डिजायर, सब कॉन्शियस डिजायर। और ऐसे ही हम बने। जैसे ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड वैसा ही पिंड। अब पिंड कैसे बनता है? वही एक डीप कॉस्ट डिजायर होती है, फिर आप कॉन्शियस डिजायर आती है आपके अंदर, फिर फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। खुद के जीवन को ही देखिए, सुबह उठे और डीप डिजायर आई, यार आज कैवेंडर्स का मिल्क पीना चाहिए, हेजलनट, आज सुबह से क्रेविंग हो रही है। डीप सबकॉन्शियस डिजायर। एंड देन आपने खुद को कहा, नाउ इट केम इन कॉन्शियस। अब आपने नेट पे देखना चालू किया, स्विगी पे देखा ये कहाँ है, ये कैवेंडर का कहाँ मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। कॉन्शियस डिजायर एंड फाइनली फिजिकल मैनिफेस्टेशन। इट हैपेंस ऑल द टाइम। डीप रहता है वो। अच्छा, ये डीप अनकॉन्शियस कैसे? कहीं कैवेंडर कम पिया होगा, इसलिए मन कर रहा है कि और पी ले। कुछ देख लिया, ऐड देख लिया, तो अनकॉन्शियस डिजायर ऊपर आ गई है। I should have a house, as I told you. Blueprint of house, and then tangible house. Seed, sprout हुआ, पौधा बन गया। ऐसे ही तो सब चीजों में होता है। बीज होना चाहिए, बीज ही तो वासना है। कहीं पहुंचने का मन हुआ, ये जीपीएस, गाड़ी ले लिया आपने। तो ये 3 लेवल में ही सब कुछ होता है, काजल, सटल एंड ग्रॉस। पैदा भी तो हम ऐसे ही होते हैं। एस्ट्रल बर्थ, जब चेतना आती है, रिफ्लेक्ट होना चालू होती है, कॉज, काजल। फिर साइकोलॉजिकल बर्थ, मनोवैज्ञानिक बर्थ होता है हमारा, और फिर इसमें हम सब पे बात कर चुके हैं, फिर फिजिकल बर्थ होता है। ऐसे ही पिंड बनता है, जैसा ब्रह्मांड बिल्कुल उसी का कॉपी हम है, सेम टू सेम। बस वो इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल है, वो कॉस्मिक है। हम माइक्रो हैं, वो मैक्रो है। इसी को, ये सांख्य योग है। इसी को जब आप वेदांत में पढ़ते हैं, बस शब्द बदल जाते हैं। जरा देखिए, ओनली वर्ड्स आर चेंज।
जिसको पुरुष कहेंगे उसको वेदांत ब्रह्म कहना चाहेगा कॉस्मिक लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे उसी को ब्रह्मांड आत्मा कहना चाहेगा। जिसको प्रकृति कहेंगे उसी को ब्रह्मांड शायद माया कहेगा। जिसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहेंगे, महत कहेंगे, उसी को ब्रह्मांड वेदांत अंतर्यामी कहना चाहेगा या प्राज्ञ। सेम, बिल्कुल। देखिए, अंतर्यामी इज द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। देखिए नीचे लिखा है, प्राज्ञम इज इंडिविजुअल लिमिटेड इंटेलिजेंस। अहंकार वहां इज द कॉस्मिक आइडेंटिटी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनकी कॉस्मिक आइडेंटिटी, सारा ब्रह्मांड मैं ही तो हूं, बांध सके तो बांध मुझे, कृष्ण कहते भी हैं, और दुर्योधन को जो बांधना चाहता है। और अहंकार इज माई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसीलिए उसको हमने अहंकार डैश लिखा है। और उसको अहंकार शब्द एक है पर मायने बदलते हैं, आप जिस लेवल पे बात कर रहे हैं उस आधार पर। ठीक, सो दे आर सेम। इंडिविजुअल लेवल पे प्राज्ञम, कॉस्मिक लेवल पे अंतर्यामी। इसको ही हिरण्य गर्भ कहते हैं, सटल मैटर। अंतर्यामी, दूसरा हिरण्य गर्भ, इसको तेजस कहेंगे। बात एक ही है। इंडिविजुअली हम उसे तेजस कहेंगे, अंतःकरण उधर हम हिरण्य गर्भ कह देंगे, क्योंकि वो पूरा दुनिया का प्लान है, ब्रह्मांड का प्लान है। इसी को विराट पुरुष कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपना विराट पुरुष, अपने हाथ पैर दिखाया। ऐसे गाना भी है, वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें। भगवान यही कहते हैं, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे। इसी को विश्व कहते हैं। इंडिविजुअली हमारा अंदर एक विश्व है, हम स्वयं विश्व हैं। ये जगत है, ब्रह्मांड है, ये जीव है, ये पिंड है। इसी को कारण प्रपंच कहते हैं, वासना। इसी को सूक्ष्म प्रपंच कहते हैं, कामना। यही संस्कार हैं सारे। इसी को स्थूल प्रपंच कहते हैं, यहां है कर्म। तो कर्म तो बहुत बाद में आते हैं। कर्म को कानून पकड़ता है, लॉ पकड़ता है। वेदांत या स्पिरिचुअलिज्म यहां से शुरू होता है, कारण से। कि कर दिया तो बहुत दूर की बात है, बीज कहां से आया, कहानी तो वहां शुरू हुई थी। तो करना क्या है, ये तो जीवन है। अब योग क्या है, इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। धारा को राधा बना दीजिए। इट इज लाइक दिस, सारे एरो पलट दीजिए। जगत से हम वापस अंतर्मुखी होते हुए चले जाएं। स्थूल इंद्रियों से फिर हम अंदर की तरफ देखें, मन की तरफ देखें, मन तेजस की तरफ देखें, तेजस से फिर और अंदर उसके पीछे का काजल, कारण के पीछे देखें, फिर माया को समझें और पुनः आत्मा में मिल जाए। और जब हम आत्मा से एकाकार हो जाते हैं, इसी को स्व आत्मानुभूति कहते हैं। उसी के लिए पूरा ग्रंथ लिखा गया, योग सूत्र। याद कीजिए, चैप्टर 1, स्व आत्मानुभूति, खुद को पहचानना। उसके लिए रिवर्स ट्रेंड इज नीडेड, उल्टी जाकी धार। इसी को ओम में समझाया जाता है। ओम का ये जो अपर पोर्शन है, सबसे पहले यहां से देखें, जो लोअर पोर्शन है, ये अ है। अ, ये जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व है। ये स्थूल शरीर को बताता है। यही अन्नमय कोश का प्रतिनिधित्व करता है। ये कॉन्शियस माइंड है। जब आप ओम का अ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक, दिस इज ऊ, अ ऊ। इसी को विश्वनारा कहते हैं, जागृत। ऊ इज तेजस, स्वप्न या सूक्ष्म शरीर। इसी को पंचकोश में प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश कहते हैं। और इसी को आधुनिक मनोविज्ञान सबकॉन्शियस माइंड कहता है। स्वप्न वहीं से तो आते हैं, आपके सबकॉन्शियस। ऊ। और जब हम जब मां बोलते हैं, यही प्राज्ञम है, कारण शरीर है।
आनंदमय कोश, अनकॉन्शियस डीप डिजायर्स, आई माई सेल्फ एम नॉट अवेयर, सुसुप्ति इसी को कहते हैं। पर ये जो तीनों अवस्थाएं, ये इससे ब्रह्म छुपा हुआ है, हम इन्हीं को स्वयं मानते हैं, और ये बीच में जो ये है यही माया है। माया रोक देती है, माया के कारण माया के कारण ये डिवाइड क्रिएट होता है। और माया के परे जो शांति है ओम के बाद की, वही शांति तुरीय है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, शांति, इसी को आत्मा कहते हैं। तो ओम अपने आप में समस्त ज्ञान का संक्षेप है, और जीवन इस अ से उस ओम के बाद की जो शांति होती है, जब आप मां के बाद शांत होते हैं, वहां तक पहुंचना है। बस यही जीवन की यात्रा है। हम जरूर यहां तक पहुंचेंगे सब इस यात्रा में। चलिए अब हम समराइज करते हैं हमने क्या पढ़ा आज, एंड व्हाट ऑल वी लर्नड। सो हमने देखा, हमने सूत्र 24 पढ़ा, और सूत्र 24 में हमने जाना कि किस प्रकार बल, हाथी के बल में संयम करने से, हाथी आदि के बल में संयम करने से हाथी आदि का बल आ जाता है। सो हम वो बन जाते हैं जिसमें हम विश्वास करते हैं। इसी के लिए हमने आपको पिग्मेलियन की कहानी सुनाई, पिग्मेलियन, गलाटी और एफ्रोडाइटी की कहानी की, कैसे आप जैसा सोचने लगते हैं वो होने लगता है। इसी को पिग्मेलियन इफेक्ट के नाम में रिसर्च की गई 1960 में रॉबर्ट रॉस्थेल के द्वारा। और इस रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया कि जब भी आप बिना किसी को बताए उसके प्रति पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू करते हैं, और अपने आप उसका व्यवहार एलिवेट होना चालू होता है, या आप खुद पे भी कर सकते हैं। उसके लिए क्लाइमेट फैक्टर्स, रेस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी फैक्टर्स, इनपुट फैक्टर्स एंड फीडबैक फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा, जिससे ये सब चीजें संभव होगी। इसके बाद हमने बात की सूत्र 25 में कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने पर जो सूक्ष्म है या दूर है या कहीं बीच में व्यवधान है, वो तक योगी देख पाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र उसका जागृत होने लगता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मिल जाती है, और वो व्यक्ति इंस्टिंक्ट से इंटेलिजेंस पे, इंटेलिजेंस से इंट्यूशन तक पहुंचता है। हमने जाना वही चैतन्य यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसको समष्टि में ब्रह्मन, व्यष्टि में आत्मन कहा जाता है। जब ब्रह्मन आत्मा से अभिव्यक्त होता है उसी को ईश्वर कहते हैं, आत्मा जब अभिव्यक्त होती है माया के साथ तो उसी को जीव कहते हैं, और ब्रह्मांड कॉस्मिक लेवल पे इसी को प्रपंच त्रय कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे यही शरीर त्रय है। हर महान चीज, हर वस्तु 3 बार क्रिएट होती है, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में, फिर कॉन्शियस माइंड में, और फिर फिजिकल प्लेन में। इसी को कॉस्मिक लेवल पे अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ और विराट पुरुष कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे प्राज्ञन, तेजस और विश्वनारा कहते हैं। वही ब्रह्मांड है, वही पिंड है, और जब ब्रह्मांड और पिंड एक हो जाते हैं उसके लिए सहस्त्रार चक्र का जागृत होना अनिवार्य होता है। जब इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो ईश्वर है, जिससे प्रकृति का जर्रा जर्रा नियमित है, से इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जिससे जीव नियमित होता है मिल जाती है, तो जीव स्वयं अंतर्यामी हो जाता है, क्योंकि हम बूंद में समुद्र है। और जब ये जुड़ जाती है जीव की प्रज्ञा अंतर्यामी से, तो वो अति सूक्ष्म, अति दूर और व्यवधान युक्त चीजों को भी देख पाता है। और इसी तरह से हमारे देश के मनीषियों ने इन सभी को देखा, वो सारे विज्ञान को प्राप्त किया अपनी खुदी को मिटा के। तो जीवन का उद्देश्य है जीवन की धारा को पलट देना, कृष्ण की तरफ ही राधा है। सो भोग से योग की ओर लौटें, धारा से राधा की ओर लौटें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लौटें, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर लौटें, देह से देही की ओर लौटें, और जगत से जगदीश्वर की ओर लौटें। यही योग है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।